So, welcome back. This is the part two of the first lecture of demand. Uh, तो we see in previous lecture कि आपका डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट होने कब होता है, डिमांड या सप्लाई क्या इफेक्ट होता है प्राइस के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, एम्बिगुअस इफेक्ट कब होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी देख प्राइस इलास्टिसिटी की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। उसके अंदर भी इलास्टिक, इन इलास्टिक किसे कहते हैं, ठीक है, यूनिट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा। तो परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्ट इन इलास्टिक की बात करते हैं, तो वो परफेक्ट कहाँ गया, अच्छा यही बता देता हूँ आपको। तो परफेक्ट इलास्टिक की अगर बात करते हैं तो परफेक्ट इलास्टिक मींस क्वांटिटी डिमांडेड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी से इंक्रीज हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी प्राइस डिक्रीज हो जाए तो, या प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड बहुत 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 तेजी से चेंज हो रहा है, मींस व्हाट, क्वांटिटी की तरफ आपका इसका झुकाव ज्यादा होगा। ठीक है, प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज आए, नाम मात्र चेंज आए प्राइस, लेकिन क्वांटिटी आपका बढ़ते जा रहा है, दैट इज हॉरिजेंटल। और इन यहाँ पे क्या होगा, इन इलास्टिक, इलास्टिक क्या होगा यहाँ पर, इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यूनिट परफेक्ट इन इलास्टिक, ये परफेक्ट इलास्टिक। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे कि परफेक्ट इलास्टिक का बताइए क्या होता है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, जीरो, वन। ठीक है, तो परफेक्ट इन इलास्टिक का क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम इन इलास्टिक। हम जानते हैं इन इलास्टिक कैसा होता है, स्टीपर होता है, प्राइस की तरफ झुकाव, और प्राइस की तरफ मैक्सिमम अगर झुकाव है, क्वांटिटी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, प्राइस कितना भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, आपका परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है, लाइक हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड के अंदर नाम मात्र चेंज है और प्राइस लेवल इन्फिनिटी से इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ भी हो इसका वैल्यू जीरो आएगी। गेटिंग? तो ये चीज आपका परफेक्ट इनइलास्टिक वर्टिकल होता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट, इफ द सप्लाई कर्व इज स्टीपर, then the price change is larger and the change in the amount bought and sold is small as compared to the flatter supply curve। ठीक है, मतलब एक बार सप्लाई कर्व स्टीपर है, एक बार सप्लाई कर्व फ्लैटर है, और डिमांड कर्व को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा प्राइस के ऊपर, ठीक है, कंपेयर करें, तो वो कंपेयर करना। तो हम दो केस बनाएंगे। एक केस में आपका सप्लाई कर्व को हम क्या लेंगे, लाइक ये फ्लैटर है सप्लाई कर्व आपका, और ये डिमांड कर्व क्या हो रहा है आपका, ये डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लेट सपोज शिफ्ट हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपका Q1 से Q2 हो गया, प्राइस लेवल P1 से P2 हो। ये फ्लैटर केस है कि जब फ्लैटर सप्लाई कर्व, ओके। हाँ, अब हमारा स्टीपर सप्लाई कर्व, दूसरा हम क्या लेना है, स्टीपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है डिमांड, इफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर देन द प्राइस चेंज इन लार्जर एंड द चेंज इन द अमाउंट, ये स्टेटमेंट 2 है। सप्लाई कर्व इज स्टीपर, तो प्राइस का चेंज ज्यादा होगा, देन सप्लाई कर्व फ्लैटर होगा। तो एक बार स्टीपर का केस, एक बार फ्लैटर का केस, और फिर हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा प्राइस के अंदर चेंज आ रही। तो ये आपका ये अब आपका स्टीपर हमें सप्लाई कर्व लेना है, तो ये स्टीपर आपका सप्लाई कर्व, ठीक। और हम डिमांड कर्व, डिमांड का शिफ्ट कर गया। अब हमारा प्राइस देख सकते हैं, यहाँ से P1 था इनिशियली, Q1 था, ये क्वांटिटी P2 थी, और ये क्वांटिटी Q2 थी, ओके। तो प्राइस लेवल देख सकते हैं यहाँ पर, अब P1 से P2 ज्यादा इंक्रीज कर गई, बट क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं की।
यहाँ पर प्राइस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा इंक्रीज। तो क्या दिख रहा है, प्राइस किस में ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, स्टीपर में या फ्लैटर में? विच वन? विच वन? चैट बॉक्स में आप लिख करके बताएं कि किसके अंदर प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, फ्लैटर या स्टीपर? सप्लाई कर्व जब स्टीपर होगा तो प्राइस चेंज इन लार्जर, सही है या गलत? स्टीपर होगा तो प्राइस चेंज क्या होगा, लार्जर होगा। ओके, तो प्राइस चेंज आपका ज्यादा होगा जब आपका स्टीपर होगा सप्लाई कर्व। तो ये सही है कि प्राइस चेंज लार्जर होगा एंड चेंज इन अमाउंट बाउट सोल्ड इज स्मॉल। देख सकते हो यहाँ पर ये कम है एज कंपेरिजन टू दिस वन। ओके, नेक्स्ट वन इज जो सप्लाई कर्व अब शिफ्ट कर रहा है, उस बार कौन शिफ्ट कर रहा था, डिमांड कर्व। अब हम सप्लाई कर्व शिफ्ट करेंगे, डिमांड कर्व को स्टीपर फ्लैटर बनाएंगे। ठीक है, ये डिमांड कर्व आपका, ये क्या है आपका, फ्लैटर है। सप्लाई कर्व शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेट सपोज आपका सप्लाई कर्व ये शिफ्ट, तो ये P1 Q1, ये P2 Q2। मींस जब फ्लैटर होगा तो प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो। गेटिंग? हाँ। अब हम अगर स्टीपर बनाते हैं, लेट सपोज दिस इज अ स्टीपर डिमांड कर्व। अब हम अगर सप्लाई कर्व को शिफ्ट करें, शिफ्ट किए, तो देख सकते हैं ये P1 है, ये Q1 है, ये P2 है, ये Q2। मींस प्राइस लेवल ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टीपर के केस में प्राइस ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमने देखा जब डिमांड कर्व स्टीपर है तब। अब पढ़ते हैं, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट, इफ द डिमांड कर्व इज स्टीपर, then the price change is larger than the change and the change in bout are small। प्राइस का चेंज होगा जो लार्ज होगा और क्वांटिटी सोल्ड का जो होगा वो स्मॉल होगा एज कंपेरिजन टू फ्लैटर। सही है या गलत? प्राइस चेंज जो है वो लार्ज है, देख सकते हो लार्ज, और क्वांटिटी चेंज देख सकते हो ये स्मॉल है ना। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ट्रू। एनी प्रॉब्लम एनीवन? एनीवन एनी प्रॉब्लम? क्या आगे बढ़ सकते? आई ओके? आई ओके? यस और नो? तो ये आपका क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई डिस्कस डिमांड सप्लाई शिफ्ट वगैरह, क्योंकि आप पता हो कि हाँ, आप वहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो कि क्या इफेक्ट आएगा जब शिफ्ट करें। ऐसे क्वेश्चन में आपको बस यही चेक करना है कि अच्छा एक कर्व शिफ्ट हो रहा है उसे शिफ्ट करेंगे, फ्लैटर स्टीपर देखेंगे, प्राइस चेंज क्वांटिटी चेंज किस में ज्यादा हो रहा है, बस रिलेशन। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, इन द सेंस प्रैक्टिस अगर ज्यादा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आपको थोड़ा सा एक एक मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने इलास्टिसिटी देख लिया, प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी में, टोटल रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी दैट इज एनपी और टोटल रेवेन्यू टीआर के बीच में हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज प्राइस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज होने के कारण प्राइस इलास्टिसिटी आता है। चेंज चाहे तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है, चाहे तो प्राइस डिक्रीज हो सकता है। तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो देखिए अगर इलास्टिक है, गुड अगर क्या है, इलास्टिक, तो इलास्टिक हम क्या पढ़े कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज होगा एज कंपेरिजन टू प्राइस। मतलब प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने के कारण लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू डिक्रीज, लेकिन इलास्टिक होने के कारण डिक्रीज क्या होगा, ज्यादा होगा। गेटिंग? तो अगर क्वांटिटी डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है आपका, रेवेन्यू कितना किसी भी प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू, पी इंटू क्यू।
तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, कम हो जाएगा। गेटिंग? सिंपल सी बात है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने के कारण ज्यादा क्वांटिटी कम हो जाए तो आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, जो आपका टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक। अगर इलास्टिक आपका है तो हम क्या जानते हैं, जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी 10% से डिक्रीज होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, नो इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज योर यूनिट। नेक्स्ट वन इज योर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक की अगर बात करते हैं तो इनइलास्टिक क्या जानते हैं कि प्राइस, फॉर्मूला पढ़े हैं कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर कम चेंज होता है एज कंपेरिजन टू प्राइस, तो प्राइस के अंदर ज्यादा चेंजेस। तो प्राइस अगर ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है और क्वांटिटी डिमांड कम तेजी से डिक्रीज कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इनइलास्टिक। की प्राइस के अंदर सेंसिटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो प्राइस का, ज्यादा हो एज कंपेरिजन टू क्वांटिटी। तो प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, क्वांटिटी उतना तेजी से कम नहीं हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, प्राइस ज्यादा है। तो आ, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अगर प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, तो फिर से यहां पर भी तीन केस बनेगा। पहला इलास्टिक। इलास्टिक केस क्या जानते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज इलास्टिक के केस में क्या होगा, क्वांटिटी का ज्यादा हो। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट्स वाई प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज होने के कारण, लाइक 10% से प्राइस कम हुआ, क्वांटिटीज जो है वो 50% से इंक्रीज हो गया, तो सेल तो इंक्रीज हुई। गेटिंग माय पॉइंट, कि सेल तो इंक्रीज हुई, उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक, 10% से प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा अब सोल्ड करने लगा है, 50% से इंक्रीज हो गया, तो टोटल रेवेन्यू तो ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज योर यूनिट इलास्टिक, मींस प्राइस डिक्रीज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना। नेक्स्ट वन इज योर दैट इज योर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक की अगर बात करते हैं तो प्राइस अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और इनइलास्टिक क्या कहता है, प्राइस के अंदर ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होगा। प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इनइलास्टिक का मतलब प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा, प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड 5% से, प्राइस 10% से डिक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड 5% से इंक्रीज हो रहा है। तो देख सकते हो, उसने कम किया 10% प्राइस, क्वांटिटी से 5% ही, तो 5% का लॉस हो रहा है, दैट्स वाई टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। ओके, तो दिस इज योर रिलेशन। अब रिलेशन से हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन, कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और इनइलास्टिक है तो क्या देखते हैं, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीजेस, इनइलास्टिक के केस में प्राइस इंक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। प्राइस डिक्रीजेस इनइलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब इनइलास्टिक अगर कोई भी गुड होगा तो उसका प्राइस और टोटल रेवेन्यू क्या होगा, दोनों का साइन सेम हो। टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इनइलास्टिक के केस। ओके, इन इलास्टिक के केस में क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो, क्योंकि प्राइस का रिस्पॉन्सिवनेस इन इलास्टिक में ज्यादा होता है, तो बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, कमेगा तो कमेगा। लेकिन इलास्टिक की बात करते हैं तो ये अपोजिट, कि टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस जो है वो निगेटिवली, ठीक है, निगेटिवली, यहाँ पे पॉजिटिवली देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस इलास्टिक के केस। ठीक है, उसी तरीके से इलास्टिक के केस में प्राइस डिक्रीजेस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, तो ये क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, तो इलास्टिक के केस में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो ये आपका रिलेशन आपको बहुत काम आएगा, वन लाइनर में आप आपको यहाँ पे दे देंगे कि अगर गुड इन इलास्टिक है तो बताइए इन इन इलास्टिक गुड के अंदर कि टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा
या फिर प्राइस इंक्रीज होने के कारण टोटल रेवेन्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इंक्रीज होगा, या प्राइस इंक्रीज होने पे टोटल रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होने के कारण टोटल रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है। तो उस केस में आपका इनइलास्टिक गुड होगा, वहां पे ऑप्शन देंगे इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, तो आपको इनइलास्टिक। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है और टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू द इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, देन इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, बताइए क्या होगा, इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे उस केस में, पॉजिटिवली है इनइलास्टिक, गेटिंग। उसी तरीके से प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू डिक्रीज, तो बताइए कौन सा केस, तो इलास्टिक, इनइलास्टिक, तो कौन सा केस है, इलास्टिक। ऑल ऑफ यू गेटिंग, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, when demand is inelastic total revenue and price in are in the same direction, and when demand is elastic total revenue and demand is in opposite direction, ठीक है। और जब जब यूनिट इलास्टिक होगा तो टोटल रेवेन्यू और प्राइस क्या होगा, दोनों कांस्टेंट होगा, जितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्या, क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई योर टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट होगा, कब, जब यूनिट इलास्टिक होगा तब, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक एंड टोटल रेवेन्यू अलोंग लीनियर डिमांड कर्व। तो लीनियर डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो लीनियर डिमांड कर्व, ये अगर डिमांड है, ये अगर डिमांड कर्व आपका ऐसे दिया हुआ, अब इस डिमांड कर्व का अगर बात करें तो हर का क्या होगा, इस लाइन का जो है लीनियर डिमांड कर्व का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप अगर किसी भी निकालेंगे आप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा हमेशा इसका क्या होगा, कांस्टेंट। बट हर एक पॉइंट का इलास्टिसिटी अलग होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट का इलास्टिसिटी अलग होगा, डिफरेंट होगा इलास्टिसिटी, गेटिंग। लाइक ऊपर अगर होगा ये अगर यूनिट होगा तो ये इलास्टिक होगा, अगर ये नीचे होगा तो इनइलास्टिक होगा, ठीक है। और अगर ये बीच में बिल्कुल है तो ये यूनिट इलास्टिक होगा, क्या होगा, यूनिट इलास्टिक, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि लोअर प्राइस, अगर लोअर प्राइस है और क्वांटिटी ज्यादा है तो बताइए लीनियर डिमांड कर्व इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, तो इस रीजन में आपका क्या होगा, इन इलास्टिक, व्हाट, इन इलास्टिक, ठीक है। और ऊपर वाले रीजन में क्या होगा आपका, इलास्टिक, गेटिंग। और ये आपका बीच जहां पे वो क्या होगा, यूनिट इलास्टिक, ओके। तो अगर प्राइस कम है क्वांटिटी ज्यादा है, तो वहां पे इन इलास्टिक होगा, और अगर प्राइस ज्यादा है क्वांटिटी कम है तो यो इलास्टिक होगा, ओके। तो दिस इज स्लोप जो है क्यों आपका सेम होता है, क्योंकि स्लोप रेशियो बताता है दो बीच, प्राइस और क्वांटिटी के बीच के रेशियो, कि क्या आपका रेशियो है, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये चीज। और इलास्टिसिटी आपको क्या बताता है, इलास्टिसिटी आपको बताता है परसेंटेज चेंज इन टू वेरिएबल, ये रेशियो बताता है, ये परसेंटेज बताता है कि कितना परसेंट से चेंज हुआ है। तो हर एक पॉइंट का अलग अलग नंबर आ सकता है, गेटिंग, उसके रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब, ठीक। So that's why your elasticity is vary over a linear demand curve, but slope remain constant, ठीक है। अब आता है अलग अदर डिमांड इलास्टिक, क्या क्या हो सकता है, नेक्स्ट वन। हमने प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर अच्छे तरीके से बात कर ली, प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, कितने फिर आपका हम लोगों ने देखा कि टोटल रेवेन्यू के साथ उसका क्या रिलेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस चेंज होने के कारण। फिर हम लोगों ने डिफरेंट ड्रॉ किया, इलास्टिक, इन इलास्टिक। अब हम देखने जा रहे हैं तीन टाइप बोले थे कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के चेंज होने के कारण कितना डिमांड के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस है। एक वेरिएबल आपका प्राइस था, अब एक वेरिएबल जो है वो इनकम है, ठीक है। वहां पे प्राइस था, यहाँ पे इनकम है, तो बस आपको जहां पर प्राइस था फार्मूला के अंदर, नीचे के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल पिछले में, और वहां पे अब क्या कर देना है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
कि इनकम में चेंज होने के कारण हमारे क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज इलास्टिक इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव हो सकती है। कौन से केस में होगी देखते हैं। अगर नॉर्मल गुड की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड के अंदर इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? वी नो नॉर्मल गुड किसे कहते हैं, पढ़ा है अभी। इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर गुड बढ़ेगी। इनकम बढ़े, डिमांड फॉर गुड बढ़े, मीन्स इनकम भी बढ़ रहा है नीचे, डिमांड फॉर गुड भी बढ़ रहा है नीचे, एंड दैट साइन इज पॉजिटिव। तो साइन क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, है ना। नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। किसका? नॉर्मल गुड का। नेसेसिटी गुड्स की बात करते हैं तो नेसेसिटी गुड्स का मतलब क्या है? इनकम बढ़ रहा है, लाइक साल्ट, तो आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, बट सॉल्ट का क्वांटिटी आप उतना तो नहीं इंक्रीज कर सकते। आप अगर महीने के अंदर 1 kg साल्ट आप कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपका इनकम डबल हो जाए तो भी आप थोड़ी ऐसा है कि साल्ट आप ज्यादा डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, नहीं। तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कम चेंजेस होगी, और इनकम के अंदर जब ज्यादा चेंज हो, क्वांटिटी डिमांड के अंदर कम चेंज हो, दैट इज नोन एज व्हाट? नेसेसिटी गुड्स। ठीक है, तो इसका जो है वो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा, लो होगा। ठीक है, लो, क्योंकि देख सकते हैं ऊपर वाला कम तेजी से इंक्रीज हो रहा है, नीचे जो है इनकम ज्यादा तेजी से। तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल क्या होगा? डिक्रीज। जो भी आएगा उसका वैल्यू कम होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई नेसेसिटी गुड्स का आपका इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? कम होता है। तो हम इनकम इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। इंफीरियर गुड का अगर बात करते हैं तो इंफीरियर गुड क्या जानते हैं? इनकम बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड कम होगा। अब इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव, तो देख सकते हो ये ओवरऑल साइन नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, दैट्स व्हाई इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। ठीक, कि हम जानते हैं इंफीरियर गुड के अंदर इनकम बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा। इनकम बढ़ना का मतलब इनकम डिनोमिनेटर पॉजिटिव, क्वांटिटी डिमांड कम होना मतलब नेगेटिव साइन। तो प्लस माइनस माइनस, दैट्स व्हाई इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव इन इंफीरियर गुड एंड पॉजिटिव इन नॉर्मल गुड। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ये आपको वन लाइनर है जो आपका बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको 10 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर इस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके निकलना है कि नॉर्मल गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, पता होना चाहिए, पॉजिटिव होता है। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। नेसेसिटी गुड्स के केस में क्या होता है? कम होता है, लो इलास्टिक इनकम इलास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? थर्ड वेरिएबल इज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। यही ना था? पहला प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड। तो यहाँ पर सिर्फ फार्मूला में चेंज कर देना है, चेंज लाइक क्वांटिटी डिमांड फर्स्ट गुड का कितना इंक्रीज हो रहा है या चेंज कितना हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सेकेंड गुड। हम किसी एक गुड का इंक्रीज क्वांटिटी कितना हो रहा है जब दूसरे गुड का प्राइस का चेंज हो। गेटिंग? तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। कि क्वांटिटी डिमांड चेंज किसका हो रहा है? गुड 1 का, और प्राइस किसका चेंज हो रहा है? गुड 2 का। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, तो इस केस में आपका दो चीज आता है, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में हमने क्या देखा है कि सपोज प्राइस गुड 2 का इंक्रीज हो जाए, प्राइस गुड 2 सपोज कॉफी है, तो कॉफी का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो गुड 1 अगर टी है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जो महंगा होगा उसे छोड़ो, जो सस्ता है उसे पकड़ो। तो कॉफी पीना बंद, चाय पीना शुरू। तो चाय क्या होगा? उसका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो देख सकते हो नीचे का प्राइस कॉफी का बढ़ रहा है, पॉजिटिव, टी का भी डिमांड बढ़ रहा है, पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई क्रॉस सब्स्टिट्यूट गुड का क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट गुड की अगर बात करते हैं तो कॉफी का प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट गुड का इंक्रीज, कॉम्प्लीमेंट गुड का मतलब साथ साथ यूज हो, लाइक शूज और सॉक्स, मैंने एग्जांपल लिया था ना, शूज सॉक्स। तो सपोज शूज की बात करते हैं,
शूज की, और ये सॉक्स, ठीक है। गुड टू शूज है, गुड वन सॉक्स है। तो अगर शूज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर लोग डिमांड शूज की कम करेंगे, जूते ही कम खरीदेंगे, जूते कम खरीदेंगे तो सॉक्स, मौजे भी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो सॉक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ यूज होते हैं, जूते कम मतलब सॉक्स कम। ठीक है। तो एक देख सकते हो, प्राइस शूज की बढ़ रही है बट क्वांटिटी सॉक्स की कम हो रही है, नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, दैट्स व्हाई कॉम्प्लीमेंट गुड की साइन क्या होती है, नेगेटिव। गॉट इट एवरीवन, यस और नो, यस और नो, आर यू गेटिंग एवरीवन, आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। इनकम इलास्टिक दो केस, एक तो आपका नॉर्मल गुड, फ्रेंड्स समझ आ रहा है, फ्रेंड्स, नॉर्मल गुड और दूसरा जो है वो इन्फीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड के अंदर क्या होता है आपका, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव, इन्फीरियर गुड के अंदर क्या होगा, नेगेटिव। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट के गुड के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव, एंड यो कॉम्प्लीमेंट गुड के केस में क्या होगा, यो नेगेटिव। ठीक है। तो ये चीज, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन होगा जो आपको पता होना चाहिए। अब हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो खत्म हुआ, अब हमारा शुरू होता है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंटरमीडिएट के ऊपर अब डिमांड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट में हमें देखना है कि डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं। तो डिमांड फंक्शन कहा जाता है कि जब हम प्राइस और इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फॉर्म ऑफ फंक्शन, तब हम उसे डिमांड फंक्शन कहेंगे। कि हमारा कितना ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ इच गुड हमारा चाहिए, जब हमारा फंक्शन प्राइस और इनकम के साथ, ठीक है, इट गिव द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ द गुड। लाइक x1 का कितना ऑप्टिमल अमाउंट है, और फंक्शन किसका हो, प्राइस लेवल P1 P2, टू प्राइस एंड इनकम M, इसका फंक्शन हो, एंड दैट इज नोन एज डिमांड फंक्शन। लाइक x2 गुड है तो ऑप्टिमल कितना है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस लेवल एंड इनकम। तो डिमांड फंक्शन इज द गुड्स का फंक्शन है बट विद प्राइस लेवल एंड इनकम के साथ। अब बात आता है हाउ द डिमांड ऑफ अ गुड चेंजेस एज द प्राइस एंड इनकम चेंजेस। ठीक है, कि कैसे डिमांड आपका चेंज हो रहा है जब को प्राइस और इनकम चेंज हो रहा है, तो हम उसे कॉम्परेटिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, कॉम्परेटिव स्टैटिक। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टैटिक का मतलब हम दो सिचुएशन को हम कंपेयर करेंगे इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद। लाइक इनकम चेंज होने के बाद दोनों दो सिचुएशन के अंदर क्या हुआ है, ठीक है, प्राइस चेंज होने का के कारण दोनों सिचुएशन में क्या हुआ है, तो हम एग्जामिन करेंगे। और सिर्फ हम इक्विलिब्रियम को एग्जामिन करेंगे कि इक्विलिब्रियम चॉइस के ऊपर क्या इफेक्ट आया। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर, तो पहला हम अगर हमारा कॉम्परेटिव स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं, प्राइस चेंज, इनकम चेंज होने के कारण क्या इफेक्ट आता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू इनकम वनली, इनकम के ऊपर चेंज आए तो क्या आएगा आपका, तो नॉर्मल गुड की अगर बात करते क्या पढ़े, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर गुड बढ़ेगा, पॉजिटिवली स्लो। तो दैट इज डेल्टा x1 बाई डेल्टा m, कि x1 इनकम बढ़ेगा तो x1 भी बढ़ेगा, दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव। ओके। अब सपोज कि आपका, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये नॉर्मल गुड क्या पढ़े, इनकम इंक्रीजेस, एक्स इंक्रीजेस। अब हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि दिस इज योर इनिशियली बजट लाइन एंड दिस इज योर इनिशियली इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये अब आपका इनकम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो आपका बजट लाइन शिफ्ट होगा किधर की ओर, पैरेलल, ऊपर की ओर। ठीक है, अब आपका क्या होगा यहां से, अब क्या करेंगे आप, कंजम्पशन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, कंजम्पशन आपने
इंक्रीज कर, देख सकते हो कंजम्पशन बढ़ गया। तो ये क्या है, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड। दूसरा इज योर इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के अंदर क्या होगा, इंफीरियर गुड की बात अगर करते हैं तो हम क्या जानते हैं, इंफीरियर गुड, इनकम बढ़ने के कारण आपका डिमांड कम हो जाए, इनकम इंक्रीजेस डिमांड कम हो जाए, लाइक बस राइड। ये आपका बजट लाइन, ये आपका इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब आपका इनकम इंक्रीज हुआ, शिफ्ट किधर की ओर किया, राइटवर्ड, ऊपर की तरफ बजट लाइन, ठीक। x1 और x2 का ये अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि पहले ये इनिशियली इतना x1 इतना x2 कंज्यूम करता था। अब क्या हुआ हमारा इफेक्ट कि देख सकते हैं आप ये, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारा कंजम्पशन जो है वो x1 की डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो x1 की कंजम्पशन डिक्रीज हो रही इनकम बढ़ने के कारण, दैट्स व्हाई x1 इज व्हाट, कौन सा गुड, इन्फीरियर गुड, कौन सा गुड, इन्फीरियर गुड। गेटिंग। तो नॉर्मल गुड के केस में हमें किधर बनाना है, जो इनिशियल आईसी है या इक्विलिब्रियम ऑप्टिमल पॉइंट है उसका राइट वार्ड, हमारा क्या होगा, राइट वार्ड होगा। बट अगर इंफीरियर गुड की बात करते हैं तो जो इनिशियल इवन इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे क्या होगा, लेफ्ट वार्ड, किधर की तरफ, लेफ्ट वार्ड की तरफ। गेटिंग। तो ये आपका क्या इफेक्ट आता है, देख सकते हो। नॉर्मल गुड की अगर बात करते हैं तो ये आपका शिफ्ट हुआ राइट वार्ड की तरफ, ठीक है। आपका इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हो, अगर इनकम कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है नॉर्मल गुड में, ठीक। इन्फीरियर गुड की अगर बात करते हैं तो एम, इनकम इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव। और यहाँ पर इनकम बढ़ने के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, देख सकते हो, ये लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वार्ड, ओके। और इनकम कम होने का क्या इफेक्ट आएगा, तो देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे शिफ्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट वन, इनकम ऑफर कर्व। इनकम ऑफर कर्व किसे कहते हैं, इनकम ऑफर कर्व कहते हैं जब हम कनेक्ट कर दे जो भी बंडल है, इनकम में चेंज आने के कारण जो इफेक्ट आया है इक्विलिब्रियम के ऊपर, और जो हम ऑप्टिमल बंडल को हम कनेक्ट कर दे सारे ऑप्टिमल बंडल को, और जो कर्व देगा उसे कहते हैं इनकम ऑफर कर्व। गेटिंग। हाँ, तो उसे इनकम ऑफर कर्व कहा जाता है। लाइक अगर यहां पर बात करें कि ये ऑप्टिमल बंडल एक E1 है, एक E2 है, अगर हम लोग E1 और E2 को क्या करें, ज्वाइन कर दे थ्रू एनी लाइन, अगर हम इसे ज्वाइन कर दे तो दिस इज व्हाट, इनकम ऑफ कर्व, ठीक है, इनकम ऑफ कर्व। तो नॉर्मल गुड के केस में देख सकते हो ये जो कर्व है ये कौन से, पॉजिटिवली स्लोप है, क्या है, पॉजिटिवली स्लोप, ठीक है। हमें बस जो इक्विलिब्रियम है उसे ज्वाइन कर देंगे, दैट गिव्स अस इनकम ऑफ अ कर्व। और यहाँ पर अगर बात करें इक्विलिब्रियम हमारा है, इसे अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये आपका क्या देगा, इनकम ऑफ अ कर्व, इनकम ऑफ अ कर्व। E1 E2 को हमने ज्वाइन कर दिया, और ये यहाँ पर क्या है आपका, निगेटिवली स्लोप, देख सकते हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, निगेटिवली स्लोप। तो इनकम ऑफ अ कर्व पॉजिटिवली स्लोप किसका होता है, नॉर्मल गुड का, निगेटिवली स्लोप किसका होता है, इन्फीरियर गुड का। गेटिंग। ठीक है, तो ये वन लाइनर, आपको ये चीजें वन लाइनर है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर दोनों गुड नॉर्मल गुड है तो इनकम एक्सपेंशन पाथ कैसा होगा, इसे इनकम एक्सपेंशन पाथ भी कह सकते हैं या इनकम ऑफर कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। इनकम एक्सपेंशन पाथ अगर नॉर्मल गुड है तो वी नो इनकम इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली स्लोप। गेटिंग। हाँ, ये अब हमें देखना है ये एंगल कर्व, ठीक है। एंजल, एंजल कर्व अगर बात करते हैं, एंजल कर्व किसे कहते हैं, नॉर्मल गुड के अंदर, और हमें दे सभी गुड के अंदर अब हम एंजल कर्व के ऊपर बात करेंगे, और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो ये हम लोग बस नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये डिमांड, ठीक है। सो पार्ट थ्री पार्ट में हम
ये कंप्लीट करेंगे डिमांड को। ये 10 to 15 मिनट मूव, ओके।